दोस्तों, पाकिस्तानी विमानों पर यूके ने रोक लगा दी है, पूरे तरह से रोक लगा दी है पाकिस्तानी विमानों पर। इसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में हल्ला बोल है। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर पूरे तरह से इसको लेकर के चर्चाएं चल रहा है। पाकिस्तान के कुछ लोग पाकिस्तानी मीडिया में आकर के कह रहे हैं कि ये सब मोदी के कहने पर हुआ है। क्या सब है इनके पीछे, क्या सब चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में? यूके ने जो पाकिस्तानी विमानों पर रोक लगाया है वो क्यों रोक लगाया है, इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए हम पहले इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे अहम और मसरूफ तरीन यूके की डेस्टिनेशन पर भी PIA बैन हो गई है। I'm asking you. Otherwise, I will not come in your show. No, sir, I'm asking you. मैंने ये बोलने के लिए बुलाया। नहीं, आप सवाल मेरी पूछ सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछने के लिए और आपकी तकरीर सुनने के लिए तो नहीं बैठी ना सर। आप गलत कोट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पाकिस्तानी विमानों को यूके के अंदर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। अब क्या आपको लगता है कि भाई मतलब ये शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है किसी भी कंट्री में? मान लीजिए कि इंडिया का कोई भी एक प्लेन भी एक कंपनी का प्लेन या फिर कोई एक प्लेन को भी अगर ये पाबंदी लगाते हैं तो वो हल्ला हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में पूरी की पूरी एयरलाइन को बंद कर दिया जाए, मतलब दूसरे देश में, तो मुझे कोई शौक नहीं लगता जब पाकिस्तान के अंदर या फिर पाकिस्तान के रिगार्डिंग ऐसी कोई न्यूज़ आती है। होता ये है कि पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर अपना नाम दिखाई देते हैं, भले उसको कोई पूछे ना, लेकिन पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान से है। बात दरअसल ये है कि यूके और फ्रांस जैसे कंट्री, यूरोपियन कंट्री ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया है, लेकिन ये तो आखिर बिल्कुल उन्होंने सही किया है। क्या वहाँ जाकर? पिछले दिनों देखिए फ्रांस में क्या हो रहा है। इमिग्रेंट्स, मतलब इतने सारे इमिग्रेंट्स वहाँ पर आए, उन्होंने वेलकम किया। पहले 1% भी आबादी नहीं थी मुस्लिमों की या फिर कहीं की इमिग्रेंट्स की फ्रांस के अंदर, अब 10% हो गई। और 10% तो हो गई है, लेकिन अब वो हल्ला मचा रहे हैं। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने जला दी, कितना हज़ारों करोड़ों का नुकसान कर दिया। और जो बंदे रेफ्यूजी को वेलकम कर रहे थे, मतलब कई सारी ऐसी संस्था है जिन्होंने ये लॉबिंग की थी फ्रांस की गवर्नमेंट को कि भाई इनको लीजिए अंदर, आज उन्हीं को वो इमिग्रेंट्स मार रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि पाकिस्तानी, मतलब अगर कोई भी आने वाले दिनों में कोई भी बड़ी न्यूज़ आती है, तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल खत्म, अब सब चल के जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उस पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के हवाले से जारी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। रिपोर्ट में जो हकायक सामने आए हैं वो ना सिर्फ हैरानकुन है बल्कि लग रहा है कि परेशानकुन भी हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक 262 पायलट्स जिनके लाइसेंसेस को वज़ीर हवाबाजी ने जोशी खिताबत में पहले जाली करार दिया और फिर मशकूक कहा, अब इन तमाम हालात का डायरेक्ट असर पड़ा था PIA पर, क्योंकि PIA पर पाबंदियाँ लगी। यूरोप की अहम डेस्टिनेशंस पर PIA नहीं जा सकती। सबसे अहम और मसरूफ तरीन यूके की डेस्टिनेशन पर भी PIA बैन हो गई है। यहाँ हैरानकुन बात यह है कि PIA क्रैश के बाद लेकिन जिस अंदाज में PIA पर मलबा डाला गया, उससे ये तासुर मिला कि सारा इदारा ही मुजरिम है। नतीजा माली नुकसान और साख की बर्बादी सब PIA के हिस्से आई। और अब गैर मुल्की कंपनीज ने पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है ताकि मुसाफिर हवाई सफ़र कर सकें। और हमें नुकसान पर जो हमारी पहले से एयरलाइन नुकसान पर जो है वो चल रही थी, जिसके बिजनेस को कोरोना वबा से और नुकसान हुआ, उसे वज़ीर हवाबाजी की जल्दबाजी का खमियाजा भुगतना पड़ा है। यहाँ एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना ज़रूरी है कि एक भी जाली पायलट नहीं होना चाहिए। क्रेडेंशियल्स अप टू डेट और आलमी मयार के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि गंदी मछलियों को निकालने का जो तरीका अपनाया गया, क्या उसके असरात को मद्देनज़र रखा गया था? अहम सवाल है कि जाली लाइसेंसेस जो हैं वो निकले हैं। अब रिपोर्ट जो है वो एविएशन डिवीज़न ने, एविएशन मिनिस्ट्री में कहा जा रहा है कि डिलिबरेटली जो है वो उसको नहीं रिलीज़ किया जा रहा क्योंकि उनको सुबकी हो रही है। पहले तो जिस तरह ये किया गया वो बिल्कुल गलत था। कोई ये नहीं कह रहा कि इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह आके वज़ीर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके किया, फिर उसके बाद एआसा ने इसी को कोट करके वज़ीर साहब को कोट करके उन्होंने बार बार कहा कि जी हमें ये लाइसेंसेस मशकूक है। और कितनी पाकिस्तान की जान साई हुई, PIA ने कितना ज़्यादा सफ़र किया। उसके बाद अब ये बुरी तरह से जो ये क्लेम्स थे, जो ये रिपोर्ट वज़ीर साहब लेके आए थे, ये बुरी तरह से बाउंस की है। क्या आप इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहेंगे और क्या वज़ीर साहब को रिज़ाइन करना चाहिए इस पर? कि एयरलाइन को कम नुकसान पहुंचे, लेकिन एयरलाइन को नुकसान ज़्यादा ये पहुंचेगा
कि उसके पायलट्स क्वालिफाइड नहीं हैं, कि वजीर ने सही तरीक़ाकार नहीं अपनाया। दूसरा, आप इधर ये सारा कुछ मलबा अब PIA की जो खामियाँ हैं वो इस एक वजीर की प्रेजेंटेशन में न डाल दें। हमें बहुत पहले का पता है कि PIA जो है उसमें क्या क्या मसाइल हैं, और मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें गुजर चुकी हैं जो उन मसाइल को हल किसी सूरत में नहीं कर सकी। जी सर, इसमें दो चीज़ें जो है वो मिक्स हो रही हैं। तो जो आपने एयरलाइन पॉलिसी की बात की, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। मैं बात कर रही हूँ कि हमारी एयरलाइन बैन हो गई और आगे से उन डेस्टिनेशंस पे आगे यूरोप में ले जाने के लिए। जी सर गुजारिश सुनिए, सर गुजारिश सुन लीजिए ना सर, आप गुजारिश सुन लीजिए। मेरी बात सुनने बैठी है कि अपनी सुनाने बैठी है? सर अगर आप गलत कोट कर रही हैं, अगर आप गलत कोट कर रहे हैं तो मेरा फर्ज है आपको बताना। जी बोलिए सर, मैंने कहा आप गलत कोट कर रहे हैं। बात की एयरलाइंस अब आनी शुरू हो गई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पॉलिसी दोनों तरफ से टकराव जारी है। अच्छा सर, अब जरा अगर आप सुन लीजिए थोड़ा सा हमारे, तो प्लीज हौसला रखें। मैंने ये कहा है नहीं, आप मतलब आप दूसरे की बात सुनते नहीं, अपनी सुनाती रहती हैं। नहीं, पाक मीडिया एंड हमारे साहब आप मिस कोट कर रहे हैं, आप निकलवा के दोबारा देख लीजिए। आप मिस कोट कर रहे हैं। आई विल नॉट गो इनटू दैट सर, मैं ये बात नहीं कर रही। हाँ, कह रहे थे पाक मीडिया अगर आप सुन रहे हैं तो इंडिया ले मैं बोल लूं सर, मैं बोल लूं हमायूं साहब, मैं बोल लूं हमायूं साहब, मैं बोल लूं हमायूं साहब, मैं बोल लूं आपको दोबारा निकलवा के उसकी क्लिप दिखवा देती हूँ। नहीं, आप मेरी हुमायूं साहब सुनने को तैयारी नहीं आपकी, और आपकी तकरीर सुनने के लिए तो नहीं बैठी ना सर। आप गलत कोट कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। तकरीर नहीं सुननी तो मुझे इजाजत दी सर, आप कोट गलत कर रहे हैं मुझे, आप गलत कोट कर रहे हैं। आपके पास अगर इसका जवाब नहीं है, गजब चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, बड़ा हल्ला बोल है। इस वक्त वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश दोस्तों जब पूरा सुनोगे तभी जाकर के समझ में आएगा, पूरा देख लो इसको। ओहो जो हमारे पैसेंजर, वो जब ओहो सर, कोई नहीं कह रहा कि ये एयरलाइंस ना आए। हम ये बात कर रहे हैं कि जहां हमारी एयरलाइंस को बैन करके ये आगे से पैसेंजर्स लेके जाएंगे, क्योंकि PIA बैन हुई है, हम उस पर बात कर रहे हैं। आप सुन तो ले सर, ये बैन इसलिए हुई है कि उसके पायलट्स के पास लाइसेंस। जी सर ठीक है। आपको इसका मतलब कि आप समझते हैं कि तरीकाकार बिल्कुल ठीक था। रिपोर्ट बाउंस की है 180 में से 180 में से 262 में से 180 की जो है वो लाइसेंसेस लेजिटिमेट है, क्रेडिबल है। इसमें कोई आपको समझता, आप नहीं समझते कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है? Don't put words in my mouth. I'm asking you. Otherwise, I will not come in your show No, again. sir, I'm asking you. मैंने ये कहा है कि तरीकाकार गलत था। तो आप फिर ये पिछली हुकूमतों पे डाल रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर बाउंस की है, चले ठीक है, हमारी हुकूमत का गलत था। जी ठीक है सर, चले ठीक है। 30 बिलियन जैसे ही ये बैन आया तो 30 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसके बाद मजीद जो है वो लॉसेस जो है वो होता रहा। उसके बाद ये रिपोर्ट बुरी तरह बाउंस कर गई है। क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और क्या आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे, क्योंकि झूठ बोला है वजीर साहब ने, इसमें गलत बयानी की है, आप कोई प्रिविलेज मोशन लाना चाह रहे हैं या लाएंगे? जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, इसी किस्म की नाअहली, गैर जिम्मेदारी और अफसोसनाक वाक़यात और मामलात के ऊपर ही तमाम अपोजिशन जो है कल वो APC बुला रही है, क्योंकि इस हुकूमत की नाअहली और गैर जिम्मेदाराना हरकतें सिर्फ इस PIA डिबैकल के ऊपर नज़र नहीं आती। आप कोई भी महकमा उठा के देख लें, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आप खारजा पॉलिसी उठा के देख लें, आप माशी पॉलिसी उठा के देख लें, हर जगह आपको इनका एक फेलियर नज़र आएगा। इनकॉम्पिटेंस और फिर हट धर्मी और फिर एक अना का मसला। और यही वजह है कि अपोजिशन मजबूर हो गई है और एक 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर मुत्तफिक होके कल एक लाएमल तय करने जा रही APC में कि आखिर इनका करना क्या है। देखिए, बात ये है, अगर वजीर आजम साहब को चलें अब ये ख्याल आ गया कि जी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इस मामले को डील करना चाहिए था और इस तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज एक बहुत सेंसिटिव मामला। सेंसिटिव क्यों था मारिया? क्योंकि आपकी एक नेशनल एयरलाइन की बात हो रही है। आपके पायलट्स बाहर की एयरलाइंस भी जो हैं वहाँ भी काम कर रहे हैं, दे आर फ्लाइंग दोज एयरलाइंस आल्सो। और आपका अगर देखें, अगर मैं सुनूंगी कि जी PIA के ना जाली लाइसेंस वाले पायलट हैं, तो मैं तो बोलूंगी भाई मैंने PIA में ट्रैवल नहीं करना दूसरी जगह। तो ना सिर्फ आपके मुल्क की जगहजाई होगी, इदारे की तो हुई, लेकिन जो आप कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचेगा इस बात का, और जो हुआ आपने देखा। और अब मजे की बात ये है, और मजे की क्या अफसोसनाक बात ये है कि ये इंटरेस्टेड नहीं, जो इनके पास 2 महीने अपील का टाइम था, इन्होंने अपील ही नहीं की। UAE ने 21 दिसंबर 2018 को
अबू धाबी डेवलपमेंट फंड ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर्स जमा करवाने का ऐलान किया था। यानी 3 अरब डॉलर आपको सऊदी अरब से आ रहे थे, 3 अरब डॉलर आपको यूएई से आ रहे थे। 6 अरब डॉलर से पाकिस्तान की हालत बेहतर होने के बहुत इम्कानात थे कि जो एक उस वक्त का जो मौजूदा एक बहुत बड़ा मालियाती बहरान था पाकिस्तान की हुकूमत के सामने, हम उसमें से निकल सकते थे। इन दोनों मुल्कों ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया, लेकिन तेल का वादा मुकम्मल तौर पे पूरा सऊदी अरब भी नहीं कर पाया और यूएई जो है वो भी नहीं कर पाया, नहीं किया। 2 मुल्क पाकिस्तान को चुंगल में फंसा रहे हैं। पहले पैसा दिया फिर वापस मांग रहे हैं। वादा करके दूसरे ने लेने का वादा किया, एक ने देने का वादा किया और वो मुकर गए। पाकिस्तान को टेक्निकली फंसाया दोनों ने मिलकर। लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने कुछ मामलात रखे मुस्तकबिल में, उसके बाद फंसा दिया एकदम। और पाकिस्तान उन मामलात के ऊपर सऊदी अरब का साथ नहीं दे पाया। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से कश्मीर के ऊपर एक मुकम्मल और गैर मशरूत मदद मांग रहा था कि आप मसला कश्मीर के ऊपर OIC का जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका एक इजलास बुलाइए और एक बड़ा इजलास बुला के भारत के खिलाफ तमाम मुसलमान मुल्कों का एक मुश्तरका लाए अमल दीजिए और भारत के लिए रास्ता मुश्किल बनाइए और कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाइए। लेकिन ये बात सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तस्लीम नहीं की और सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे अरब ममालिक उसके दबाव में हैं, तो ये हो नहीं पाया। जिसमें पाकिस्तान ने कुछ स्टेटमेंट भी दिया, पाकिस्तान तंग भी आया बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक से बात की, तमाम ममालिक ने काम करते हैं, सऊदी अरब ने होने नहीं दिया। यूएई आपको पता है सऊदी अरब का साथ देता है हमेशा। तो यूएई ने 21 दिसंबर 2018 को जो ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान को पैसा देगा, 2 अरब डॉलर उन्होंने पाकिस्तान को अब तक दिए हैं। यूएई तो उनका दोस्त था। वादा ये था कि 1 अरब डॉलर जनवरी में देगा 2019 में, मार्च 2019 में दूसरा 1 अरब डॉलर देगा, ये दोनों मिल गए पाकिस्तान को, और तीसरा अप्रैल 2019 में देगा। अगर ये अप्रैल वाले पैसे पाकिस्तान को मिलते तो पाकिस्तान मामला काफ़ी हद तक बेहतर कर लेता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने 2019 में फरवरी में भारत के साथ एक लड़ाई की थी, तो भारत का दबाव बहुत ज़्यादा गया यूएई के ऊपर और अमेरिकन दबाव भी आया। तो उसके बाद उन्होंने तीसरी किस्त पाकिस्तान को नहीं दी। फिर कोरोना वायरस आ गया अगले साल, और अब 2020 में भी उन्होंने पाकिस्तान को वो तीसरा 1 अरब डॉलर नहीं दिया। उल्टा हुआ ये कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने पैसे 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए। अब सऊदी अरब का 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को देना था। अब यूएई जिसने पहले ही 1 अरब डॉलर कम दिया पाकिस्तान को, और वो 2 अरब डॉलर देने के बाद उन्होंने मज़ीद पैसे नहीं दिए, जबकि जो उन्होंने तेल देने का वादा किया था 3.2 अरब डॉलर का, वो भी नहीं दिया। और तेल के मामले में सऊदी अरब ने भी जो है वो उधार तेल के मामले में पाकिस्तान के साथ वो सलूक नहीं किया जिस तरह उन्होंने वादा किया था। तो यूएई ने वो पैसे तो नहीं दिए, लेकिन 24 जनवरी को उनकी पेमेंट वापस करने का शेड्यूल आ गया है। यानी ये जो 24 जनवरी है, इसको आपने ना सिर्फ सऊदी अरब के जो 1 अरब डॉलर है वो वापस करने हैं, बल्कि यूएई के भी 1 अरब डॉलर वापस करने हैं। लेकिन इस वक्त उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं भारत के साथ। तो यूएई पैसा मांगने वाला है या नहीं मांगने वाला, खबर तो भारतीय अखबारात में छपी है, अब खबर कहें या ख्वाहिश कहें, और ये खबर छपी है बहुत सारे अखबारात में, जिसमें ख़ास तौर पे हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको बड़ा डिटेल के अंदर लिखा है, क्योंकि वो अपना कारनामा समझते हैं इसको। इसलिए कि अभी थोड़े दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ यूएई और सऊदी अरब दोनों का दौरा करके आए हैं, और दोनों के दौरे के बाद वो ये समझते हैं कि उनके ताल्लुकात इन 2 मुल्कों से बेहतर हैं और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। वो नए रास्ते बना रहे हैं और अरबों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। चीन के साथ उनकी लड़ाई है, अमेरिका और अरब्स को वो अपने साथ मिला रहे हैं, और इसराइल इसके अंदर जो है वो एक कलीदी रोल प्ले कर रहा है, एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इसराइल। हुकूमत पाकिस्तान को कुछ बड़े अहम इक़दामात लेने पड़ेंगे और दलेरी से फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि मईशत पाकिस्तान की बहुत कमज़ोर है, और ये जब से पाकिस्तान बना है वो तो तब से कमज़ोर। उनका झगड़ा जो है वो 2 बड़ी ताकतें हैं, 1-1 बिलियन के अब मुल्क हैं, तब 600-600 मिलियन के मुल्क थे। ये भी हो सकता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान मामलात बेहतर हो जाएं।
बेहतर नहीं, शायद अलायंस भी हो जाए। हो रहे हैं, मगर ये कभी ना सोचिए कि हम रशिया के इतना करीब होंगे जितना हम चीन के साथ हैं, इसलिए कि रूस के जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है वो उस किस्म का रिलेशनशिप है कुछ हद तक जो हमारा है चीन के साथ। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि ना ही इंडिया अमेरिका की तरफ चाह रहा है, मतलब कि भाई आप जो कहेंगे वैसा हम करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। ना ही रशिया के साथ हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई जो आप बोल रहे हो हम वैसा करेंगे, और ना ही यहाँ पर हम चाइना के मतलब कि चाइना की गोद में बैठ रहे हैं जैसे पाकिस्तान बैठ गया है। इंडिया का सिंपल कहना ये है कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात करेंगे, आप भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप जो कहेंगे हम उस तरीके से सीधा मान लेंगे जैसे पाकिस्तान चाइना की बात मानता है, या फिर जो वेस्ट ब्लॉक की अगर बात करें तो अमेरिका जैसा कहता है वैसा दूसरे कंट्री मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बात करनी है, अगर आपको ठीक से वो करना है, ट्रेड करना है या फिर जो भी चीज़ें करनी है इक्वालिटी के लेवल पर करना पड़ेगा। भले ही चाइना की इकोनॉमी बड़ी है फिलहाल के लिए इंडिया से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बीत जाएंगे आपके सामने। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि मान लीजिए कि आने वाले दिनों में चाइना इस हिसाब से रिएक्ट करता है ना, तो इंडिया और चाइना मान लीजिए कि अगर एक हो गए तो पूरी दुनिया के यहाँ पर बैंड बजना शुरू कर जाएगी। अमेरिका साइड में रह जाएगा, चाइना रशिया साइड में रह जाएगा, और पूरा का पूरा दुनिया का पावर हाउस जो है वो इंडिया और ये जो चाइना है उसके आसपास हो जाएगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भी हो सकता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान, लेकिन चाइना से तो दुश्मनी चल रहा है थोड़ा बहुत, शायद अलायंस भी हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि मैं मतलब ये कह रहा हूं कि ये तय कर लेना कि क्योंकि चीन और भारत की कशीदगी रही है, अभी हमने बॉर्डर नॉट ओनली क्लैशेस लेकिन इंट्रूजन देखी है, इसलिए अब तय है कि जनाब ये जो है अलग अलग है और भारत जो है वो सिर्फ इंडिया अमेरिका की साइड पे। लॉजिकली वो मेरे ख्याल में पूरी तरह वो तय नहीं है। भारत के लिए स्मार्ट मूव ये है कि अपने ऑप्शन ओपन रखो और जैसे सिचुएशन डिपेंड करे, डेवलप करे, उस पर रिएक्ट करो। अगर आपको लॉजिक चाहिए भारत और चीन की दोस्ती की, वो उतनी ही गहरी है जितनी पाकिस्तान और चीन की गहरी। अच्छा, देखिए ना, आपकी जब नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी, जब ठीक डेवलपिंग कंट्रीज हुई, तो नेहरू साहब भी जो है उस किस्म की बातें करते हैं। उनका झगड़ा जो है वो दो बड़ी ताकतें हैं, 1-1 बिलियन के अब मुल्क हैं, तब 600-600 मिलियन के मुल्क थे, तो उनकी टेंशन की वो बन सकती है। दे कैन सी देमसेल्व्स एज कि जी हम जो है राइजिंग पावर्स हैं, हम एशियन पावर्स। और इंडिया में ये तासुर है कि हमें अमेरिकन बहुत ज्यादा, जब हमारी लड़ाई हुई चाइना से तो ये तासुर जरूर है, बट डिस्पाइट सेइंग व्हाट आई सेड, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर बैट करना हो तो आई वुड से इंडिया चाइना के साथ, चाइना के साथ नहीं, भारत के अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ, ठीक, राइट, क्योंकि अमेरिका की उसकी पुल ये है कि अमेरिका में बहुत बड़ी इंडियन डायस्पोरा है। हाँ, उसकी पुल ये है कि जो उसकी लॉजिक है अमेरिका के साथ वो इस वक्त स्ट्रॉन्गर है। लॉजिक ये है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, लॉजिक ये है अगेन जो ग्रेट, लेकिन आगे ये अलायंस हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। वी डोंट नो, हिस्टोरिकल कोई चीज है ये, कितना करीब होने जा रहे हैं हम रशिया से? रशिया के हम करीब आस्ते आस्ते हो रहे हैं, मगर ये कभी ना सोचिए कि हम रशिया के इतना करीब होंगे जितना हम चीन के साथ हैं, इसलिए कि रूस के जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है वो उस किस्म का रिलेशनशिप है कुछ हद तक जो हमारा है चीन के साथ। पाकिस्तान लता बिल्कुल जो है वो चली गई दुनिया से, और बड़ी पॉपुलर, बड़ा नाम एक, और ये वो चीजें थी जो हमेशा मौसीकी, फन, शायरी ये जोड़ती रही है लोग यार। हर आप अगर आज ट्विटर शूटर देखें तो वो पाकिस्तानी के, अभी आपने नाम लिया तो लिटरली मेरे जो है अदर रोटे से खड़े हो गए, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की, आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक है ना। बिल्कुल सही, राइट, आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी, किशोर कुमार हो, लता हो, या मेहदी हसन हो, या नूरजहान हो उनकी, या गुलाम अली हो उनकी, राइट, जगजीत हो, हाँ? रफी हो। सो ये तो हमारा साउंड ट्रैक है। हमें जब कोई मौसम चेंज होता है तो हमें इनकी आवाज आती है, किसी से कोई मुस्कुरा देता है तो इनकी आवाज आती है। सो व्हाई इज दिस रेलेवेंट टू व्हाट यू आस्क्ड? के इन अ वे आई डू होप कि पाकिस्तान एंड इंडिया लर्न टू कोर्स। इंडिया और चाइना के दरमियान अलायंस तक हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान और अमेरिका के ये स्टेटमेंट मुझे महंगी पड़ेगी। नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हो सकता है यार। अभी तक टेक्निकली है आप मोस्ट एलाइड नहीं है। ये तो फिर अब पूरी कहानी बदल गई कि इंडिया चाइना के साथ चला गया, हम ये। अच्छा, एक सीरियस बात है इस पे, बाकी भी सीरियस बात है, लेकिन ये हमें सोचने वाली बात है। देखिए, अभी तक एक ख्याल लोगों में ये है, एंड आई थिंक वो कभी उसका हमें फायदा नहीं हो। ख्याल ये है कि
अगर कोई भारत का दोस्त है तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। हमें इस मेंटालिटी से निकलना है। ठीक है, बिल्कुल राइट। जब भारत और अमेरिका अपनी गुफ्तगू करते हैं, आई डू नॉट थिंक कि पाकिस्तान इज अ फैक्टर। वो कभी हमें अमेरिका ने ये गजब बात करता है यार ये लोग। साइड नहीं लगा। कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि मैं क्योंकि तुम्हारा दोस्त हूं इसलिए मैं अमेरिका का भारत का दुश्मन। वहां चाइना डिस्कस हो रहा है, राइट। ये तब भी नहीं कहा जब भारत सोवियत यूनियन का एलाई था। अच्छा, देखिए ना 71 में या उससे पहले हम रोते थे, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि अमेरिका ने यह कहा कि मैं अगर तुम्हारा दोस्त बनूंगा तो एक चीज ये होगी कि मैं भारत से दूर हो जाऊंगा। हो नहीं सकता, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और सो आई थिंक हम जब अपनी अलायंसेस देखें, और आप देखें ना, आप ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, आपके जो है मिडिल ईस्ट, राइट। सो ये एक्सपेक्ट करना कि दी प्राइस ऑफ बीइंग अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान हैज टू बी कि आप भारत से अलग हो जाए, आई थिंक ना सिर्फ अनरियलिस्टिक है, इट इज। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं। आई होप सो यार, ये होने चाहिए, कभी तो होने चाहिए। मगर एक पेचीदा मामला जो अब हो गया है, जो इमरान खान ने बिल्कुल, इमरान याकूब ने बिल्कुल सही कहा था। देखिए, हमने जाके पूरे दुनिया में डंडोरा पीटा है अफगानिस्तान के लिए, पूरे दुनिया में। और ये जो चीन ने रिस्पॉन्ड किया है, ये हमारे इनिशिएटिव पे, ये हमारे रिक्वेस्ट पे, और हमारा रिक्वेस्ट मुनासिब है। क्यों? कि अगर भाई अफगानिस्तान में लोग मर रहे हैं तो वो इधर आएंगे तो हम क्या अमीर मुल्क नहीं है, तो फिर हम भी मरेंगे, वो भी मरेंगे। तो बेहतर ये है कि वो रहें उधर और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात आपके हों, और आप अमीर मुल्क हैं और आप बेनिफिट। मगर अब जो हो रहा है कि अफगानिस्तान से TTP आ रही है, और अब तो ये क्लियरली एक बात कहना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबली टेलीविजन पे, कि उनके नॉलेज के साथ TTP अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं नहीं कहता वो इनकरेज कर रहे हैं, मैं नहीं कहता वो कहते हैं जाओ लड़ो, मगर मुझे ये पता है कि उनको पता है ये करेंगे, कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं रोकने के लिए। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये कब तक कि इंडिया ने मना नहीं जो कर काम फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर सका, जो काम 27 ममालिक नेटो के ममालिक नहीं कर सके, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, जो काम वो नहीं कर सके, वो इंडिया कैसे अकेला कर रहा है? वो कैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, वो जो चौकीदार का कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो तो मजबूत हो गया। रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, ना ही जर्मनी कर पाया, ना ही ब्राजील कर पाया, ना ही इटली कर पाया, ना ही कोई और कंट्री कर पाया, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर करके दिखाया। और यहाँ पर बात हो रही है कि भाई दोनों से रिलेशन, अमेरिका के साथ भी रिलेशन, रशिया के साथ भी रिलेशन। अब इससे पहले होता ये था कि अगर मान लीजिए कि आप अमेरिका की फेवर में है तो आपको एंटी रशिया एक्टिविटी करनी पड़ेगी या फिर स्टेटमेंट तो देने पड़ेंगे, और अगर मान लीजिए कि आप रशिया की फेवर में है तो आपको अमेरिका के खिलाफ बोलना पड़ता, और जो रशिया की जो भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी है उसका भाग पड़ता, मतलब उसका पार्ट बनना पड़ता आपको। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जो कहता है कि नहीं, हम अपने जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से बात करेंगे, हम यहाँ पर किसी भी उस टाइप की बात नहीं करेंगे कि जो आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। अगर ठीक से बात करनी है, अगर आपको व्यापार चाहिए, अगर आपको यहाँ से बिजनेस चाहिए तो आइए बिजनेस करिए, हमारी इकोनॉमी का पार्ट बनना है तो बनिए, सब कुछ आपके लिए वेलकम है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई इंडिया जो है सबके साथ काम ले रहा है, किसी के पाले में भी नहीं जा रहा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। इंडिया अमेरिका का वाहिद पार्टनर है जो एट द सेम टाइम चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, डायलॉग भी है। अमेरिका और रशिया के साथ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जबकि चाइना के साथ कंपटीशन भी है, राइवलरी भी है और ट्रेड भी हो रही है। ये वाहिद एक जो चीज़ है वो सामने आ रही है।
और आपको याद होगा कि जब पुतिन आए इंडिया में तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए ग्रेट पार्ट। पुतिन कभी भी इंडिया ना आते, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कभी भी इंडिया ना आता अगर उनको ये एहसास होता कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। उनको इस चीज का एहसास है कि इंडिया जो है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, कि इंडिया ने जो काम फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर सका, जो काम 27 ममालिक नेटो के ममालिक नहीं कर सके, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, जो काम वो नहीं कर सके, वो इंडिया कैसे अकेला कर रहा है। वो कैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं, दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, वो जो चौकीदार का कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो तो मजबूत हो गया। और एक उनको बड़ा चैलेंज था नरेंद्र मोदी को इंडिया के अंदर, वो ये फॉर्म लॉस था, उससे वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा देखिए ये यू टर्न है, जैसे हमारे इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, नरेंद्र मोदी को भी यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन उसके सामने इतनी बड़ा पिक्चर थी इंडिया की और इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया की कि उसने कहा यार ये अगर फार्म लॉज वापस ले भी लो तो इट डज नॉट अफेक्ट मी, क्या फर्क पड़ता है इससे तो अच्छा ठीक है फार्म लॉज वापस ले लो एंड गेट द इंडिया बैक। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रेलस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। ये एग्रीमेंट क्या है? ये एग्रीमेंट ये है कि भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अमेरिका और भारत का। लिमुआ इसे कहते हैं, लिमुआ भी कहते हैं। एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से। ये दो होने का मकसद ये है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया इज कैपेबल इनफ टू डिटर अमेरिका के साथ भी और नॉट टू बिहेव विद इंडिया द वे अमेरिकन्स बिहेव विद द यूरोप एंड विद द यूरोपियन पार्टनर्स। अब ये जो जिसे आप कह लें कि अगर आप देखें 21st सेंचुरी के बिगिनिंग से अब वो इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी और ये सारा इधर भी इंगेज हैं। ठीक है जी, इंडिया ने यूएस सिविल न्यूक्लियर डील भी सिक्योर कर ली और उसके बाद जो इंडिया है उसने चाइना के साथ भी कारोबार अपना कर लिया। सो व्हाट इज अट्रैक्टिंग अमेरिका की इसको अगर आप देख रहे हैं तो जो पूरा यूरोप है वो स्टडी कर रहा है, इसको रशियन स्टडी कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टडी कर रही है कि व्हाट इज दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द अमेरिकन्स कि वो इंडिया को कुछ नहीं कहते, वो इंडिया के बारे में उस तरह नहीं है। पाकिस्तान हैज लॉस्ट दैट पोजीशन। अभी तो पोजीशन ये है कि अभी हम वो जो अपना बायलैटरल ताल्लुक है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे अमेरिका के साथ। फॉरगेट आस्किंग इंडिया, फॉरगेट आस्किंग अमेरिकन्स टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमें दोनों को एक बराबर देखें, क्योंकि वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप $300 मिलियन की इकोनॉमी, $300 की, $350 की, $280 की इकोनॉमी है। सो व्हाई विल दे लुक एट पाकिस्तान नाउ? सो ये जो एब्रप्ट आप कह ले कि पिछले 10 साल में ये जो छक्का लगा अमेरिका का, इंडिया का, ये छक्का बहुत बड़ा छक्का है। दैट डज नॉट मीन कि पीछे कैपेसिटी कैपेबिलिटी, दे हैड अ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन इसको स्टडी करने की जरूरत है कि हाउ दिस ऑल हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, इन विच वे दिस हैपेंड, ये स्टडी करने की जरूरत है। और
कि ये जो इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है और ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, थोड़ी सी लाइट का प्रॉब्लम है तो डिटेल में मैनेज कर लीजिएगा। कि हाउ इंडिया रात के मौसम में ये वीडियोस बन रहा है जिसकी वजह से लाइट आ रही है और जा रही है, और इसलिए इकोनॉमी थोड़ा चलाते हैं, वो लोग सुई से लेकर फॉक्स सैटेलाइट आना, तक खुद फॉक्स बनाते हैं। जाना। अच्छा, अभी मैंने लाइट खुद है। यूके में एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे ना जितने भी इंडियंस होते थे वो अपने इंडिया को बहुत प्रमोट करते थे। वो कहते थे हमारे इंडिया में आए, हमारे पास ताजमहल है, सारे गोरों को कहते थे कि आप इधर आओ, डिस्कवर करो ना हमारा इंडिया, बहुत कुछ है इंडिया में। वो लोग बहुत प्रमोट करते थे। पाकिस्तानी जो है ना वो हमेशा शर्मा जाते थे, वो कभी ये नहीं कहते थे आप पाकिस्तान आए उसमें ये डिस्कवर करें, देखें। कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है मसूद खान, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी क्लियरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। इस वजह से इन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं कि इंडियन लॉबी जो है डायस्पोरा इंडियन डिप्लोमेसी के साथ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ, इंडियन फॉरेन ऑफिस के साथ, और मैं जब ये देखता हूं उनको, उनकी एक्टिविटी देखता हूं तो अपनी हमारी एक्टिविटी तो प्लस की बजाय नेगेटिव है। हमारे तो अभी तक सिर्फ देखे ना, हमारे जो ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वर्सेस इंडियन जो होते हैं वो डिप्लोमेसी में, और उनके स्टाफ देखें, उनका फॉरेन ऑफिस देखें, उनका जयशंकर का उनके पोर्टफोलियो पढ़े आप, और ये आज का मजाक नहीं है। चीमा साहब गुस्से में रिलैक्स। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर एक सेंटेंस बोला जा रहा है कि सुई से लेकर सैटेलाइट सब इंडिया खुद बनाता है। अभी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 1947 में अगर देखो तो इंडिया खास कोई इकोनॉमी था नहीं, चूस चुका था। मतलब वो कहते हैं ना कि कोई आम खाने के बाद जो गुठली फेंकी जाती है, बिल्कुल जो है इंडिया को ऐसे यूके ने फेंक दिया था, लेकिन वहां से फिर से इंडिया ने शुरू किया, और आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कभी भी हम बन सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो बहुत बड़ी बात है। मतलब बात हो रही कि सुई से लेकर सैटेलाइट तक इंडिया जो खुद बनाता है। जरा याद कीजिए कि जब हमने अपना पहला रॉकेट जो हमने लॉन्च किया था वो साइकिल पर लेकर हम गए। यार भाई मुझे इंग्लिश नहीं आता जिस जगह से ले जाना था और जहां से उसको लॉन्च करना था। सुनो ठीक, जरा सोचिए कि कहां से हमने शुरुआत की थी और आज कहां हम पहुंच गए। तो इसलिए प्राउड होना चाहिए इस चीज पर। और पाकिस्तानी आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर उनको कुछ सैटेलाइट में करना है तो चाइना की मदद लेंगे, अगर उनको कुछ खाने पीने का करना है तो अमेरिका से पैसे की मदद लेंगे, यूके से, फ्रांस से पैसे की मदद लेंगे, टर्की से लेंगे। कुछ खुद का है नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है मसूद खान, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी क्लियरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। इस वजह से इन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं कि इंडियन लॉबी जो है डायस्पोरा, इंडियन लॉबी, इंडियन फॉरेन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन हिज नॉमिनेशन एज वेल। और उसमें अगर ये चीजें हो रही हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी सक्सेसफुल। मैं अगर आप चीमा साहब आप स्टेट डिपार्टमेंट में अगर देखें, मैं पिछले दिनों मैंने देखा है कि इंडियन एम्बेसी अक्सर जितने वहां पे इंटर्न्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जितने इंडियन अमेरिकन एम्प्लॉइज हैं, इनको अक्सर इंडियन एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसी में बुला के डिनर और उनको एंटरटेन किया जाता है। ये आजाद कश्मीर के पहले सदर रह चुके हैं और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है इंडियंस के पास। वो खुश नहीं है इनकी अपॉइंटमेंट पे और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखें इनका मुकाबला किन चीजों से चीमा साहब, खासकर इंडियन डिप्लोमेसी के साथ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ, इंडियन फॉरेन ऑफिस के साथ। और मैं जब ये देखता हूं उनकी एक्टिविटी देखता हूं तो अपनी हमारी एक्टिविटी तो प्लस की बजाय नेगेटिव है। हमारे तो अभी तक सिर्फ देखे ना, हमारे जो ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वर्सेस इंडियन जो होते हैं वो डिप्लोमेसी में, और उनके स्टाफ देखें, उनका फॉरेन ऑफिस देखें। तो जो नेबरिंग कंट्री है हमारी इंडिया, वो लोग इन्वेस्टमेंट्स पे बड़ा काम करते हैं और उनको बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। सर आपको क्या लगता है वो कौन से फैक्टर्स पे काम करते होंगे कि इन्वेस्टमेंट्स उनके पास आती हैं? अच्छा, मैंने खुद यूके में एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे ना जितने भी इंडियंस होते थे वो अपने इंडिया को बहुत प्रमोट करते थे। वो कहते थे हमारे इंडिया में आए, हमारे पास ताजमहल है, सारे गोरों को कहते थे कि आप इधर आओ, डिस्कवर करो ना हमारा इंडिया, बहुत कुछ है इंडिया में। मतलब पाकिस्तान फिर भी बहुत सी जगहों से बेहतर है इंडिया
इंडिया से थे। वो कभी ये नहीं कहते थे आप पाकिस्तान आए उसमें ये डिस्कवर करें, देखें। एक दुनिया को वेलकम करना चाहिए, लोग आएंगे देखेंगे फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। अब मैंने अगर DHA घर खरीदना है तो मैं एक दफ़ा DHA देखूंगा फिर वहाँ जाके घर खरीदूंगा। ऐसे अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक दफ़ा आएगा देखेगा, बुलाएं तो सही, वेलकम तो करें। इट्स सच अ गुड कंट्री। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अली है। अच्छा सर, ये बताएं, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके मुताबिक इंडियन इकॉनमी 8.3% से ग्रो करने वाली है, क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छी बात है, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है। 2025 में जाके वो दुनिया की जो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है वो भी बनने वाले हैं। पीछे एक रिपोर्ट पढ़ा था मैं। उनका जयशंकर का उनके पोर्टफोलियो पढ़े आप, उनका वर्सेस उनके दौरे देखें बाहर के, और आप खुद अपना कंपैरिजन करें। हमारे जो मुर्शिद है फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनकी प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अब जयशंकर चीफ मिनिस्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं, जयशंकर सोच रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्या सोच रहा है, यही आपको चीज डिफाइन कर देगी कि वेयर यू स्टैंड एट। जयशंकर की प्रायोरिटीज और मुर्शिद पाक की प्रायोरिटीज को कंपेयर कर लें। लेकिन जब आपके पासपोर्ट की लिस्ट आती है तो आपका नाम इनके साथ ही है ना जी, अफगानिस्तान के साथ, इराक के साथ। ये मुल्क कहीं के जाते कहीं नहीं है कंट्री, लेकिन उनके हालात देखे ना। और वहां पे इतने प्रोटेस्ट हुए हैं कि ये दौरा मंसूख हो गया और हम बताने ही भूल गए हैं कि वो दौरा क्यों मंसूख हुआ है, किसी ने पूछा ही नहीं उनसे। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? अफगानिस्तान में जनरल मैसेज के अंदर पाकिस्तान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा है। इंडिया ने वहां पे क्या किया? $3 बिलियन उन्होंने दिया, 400 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए, और आज वो गंदम दे रहे हैं। आप उनको कुछ भी देने की सलाहियत नहीं रखते। इंडिया अभी भी उनको देने की सलाहियत रखता है और दे रहा है। तो इस वक्त फिर वो जो एक थोड़ा सा पास आया था इंडिया का तालिबान की वजह से भी नहीं है, क्योंकि वहां सर्कमस्टांसेस की वजह से वो पास खत्म होगा, इंडिया फिर सरगर्म हो जाएगा और वो वहां पैसे भी लगाएगा और तालिबान विल प्ले इन देयर हैंड्स। और दूसरा एक मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान की एलीट जो है, जो पैसे वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए। इंडिया के उनके साथ मरासब है, वहां वो रहते हैं। एक ह्यूज, मैं कई दफा न्यू दिल्ली गया हूं, मैं वहां सारे आपके अफगानिस्तान की एलीट क्लास के बच्चे देखता हूं, उनके साथ रिलेशनशिप चाहता हूं। वही दोबारा प्रोसेस शुरू होगा और पाकिस्तान उसमें आप नेगेटिव होंगे। और आप बिल्कुल आज भी मुझे आपकी बेबसी नजर आ रही है। अब आप वो क्या रहे हैं अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ। पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया हमारा तस्वीराती हलीफ है। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है बलूचिस्तान के बाद, उसकी नज़र कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है। कि यहाँ पे रोज रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, अब कभी भी अगर अमेरिका की तरफ से उस हिसाब से काम नहीं हुआ पाकिस्तान का, तो सीधा वो स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, अमेरिका कर रहा है वगैरह वगैरह। पाकिस्तान अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है चाइना को, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत या फिर कहेगी सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मदद की है ना, वो अमेरिका ने की है। चाहे पैसों से हो, चाहे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को खड़ा रखने के अंदर की बात हो। भले ही उसमें अमेरिका के कई सारे लाभ थे, पाकिस्तान की मदद उसके सामने चाइना के भी लाभ है। अगर चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तो चाइना भी इंडिया के सामने पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता था कि भाई जिससे इंडिया पाकिस्तान के साथ बिजी रहे और वो यहाँ पर ग्लोबल पावर बनता रहे। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई भी कंट्री यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है, तब उनसे दिक्कत हो जाती है, या फिर इनडायरेक्टली उनसे मदद नहीं मिलती तो उनसे दिक्कत हो जाती है। और फिर यहाँ पर इंडिया का नाम जब भी आता है तब एक ही चीज़ होती है कि देखिए कितना पैसा यहाँ पर ऑब्वियसली इंडिया कर रहा होगा बलूचिस्तान के अंदर, या फिर POK के अंदर, या फिर जो भी यहाँ पर लोग पाकिस्तान के अंदर अज्ञात शख्सों द्वारा जो मारे जा रहे हैं, अज्ञात लोगों द्वारा, उसमें भी इंडिया फंडिंग करता होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। क्यों नहीं बुलाया फिर इन्हें? आप वो जो सिक्योरिटी डायलॉग था उसमें कैमरन मंत्र की तकरीर का मतन पढ़ें। वो कहता है पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया हमारा तस्वीराती हलीफ है। उनका वजीर दफा आता है इंडिया से अफगानिस्तान चला जाता है, यहाँ सिर्फ एक टेलीफोन करता है।
और जो बाइडेन जिससे कोई तवक्कुआत थी वो उससे भी बढ़ के आगे जो है डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, अमेरिका क्या कह रहा है आपको? एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है। कैमरान मंतर की तकरीर हर शख्स को पढ़नी चाहिए। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि अमरीकी ब्लॉक में तुम्हें शामिल होना होगा, अब भारत की बालादस्ती कबूल करनी होगी और हम वरना तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। कर नहीं सकता कोई माई का लाल। कश्मीरियों की जद्दोजहद हम पे मुनहसर नहीं है रही, वो दाखिली तहरीक है। अच्छा, अब आप वो क्या रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ, भूल जाओ। तुम्हें तैमूर में याद आता है कि फलां एक अक़लियत है, उसके हुकूक जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तुम्हें याद आता है सूडान में जो है फलां कबाइल जो हैं, कदीम कबाइल बुत परस्त, उनके हुकूक मुतासर हो रहे हैं। दुनिया में हर कई इंसानी हुकूक की तुम्हें फिक्र है। और ये डेमोक्रेटिक फिक्र नहीं, ये जो पार्टी है ये तो खास तौर पे वहाँ इंसान नहीं बसते, उनका लहू सुर्ख नहीं है। वो क्या मतलब ये उनको भूल जाओ, ये मुतालबा है। हुकूमत को चाहिए और मिलिट्री लीडरशिप को भी चाहिए कौम को एतमाद मिले। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कोई अखबार में जाए और आज़ाद कश्मीर में जाकर देख ले, खुद मुख्तार कश्मीर के लिए कैसे जनाब एक कैंपेन डेवलप की जा रही है। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है। बलूचिस्तान के बाद उसकी नज़र कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे आप अगर अपने दोस्त को पहचानते ही नहीं है कौन है और दुश्मन को पहचानते ही नहीं है, तो ये एस्केपिज्म है, ये राह फरार है ज़हनी तौर पे। और इसके बाद आपकी ज़िंदगी का कितना इम्कान बाकी रहेगा शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दे के और बिल्ली को दे के जैसे कबूतर जो है वो छुप जाता है। भाई ये कोई रवैया है? हमारा दोस्त इंडिया तो देखिए हमें तबाह करने पर तुला हुआ, अल्लाह ने हमें बचा रखा है। हुकूमतों को क्या करना इसराइल होगा? है, सब सियासतदानों को क्या करना होगा? सियासतदान, ये सियासतदान है, एक आवाज नहीं आती, कब्रिस्तान बन गया, अल्लाह रे सन्नाटा, आवाज नहीं आती। वो और हर चीज पे रैलियां निकल सकती हैं, हर चीज पे जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती हैं। कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायद आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, ठीक है, ड्राक है। और इधर कुछ लोग हैं सिविल सर्विस में, वो एक वजीर ने नहीं कह दिया था कि अपना बड़े दोस्त हैं इमरान खान साहब के, सीपैक के बारे में, याद नहीं क्या कहा था उन्होंने? तो ये ऑब्सेशन है इनको अमेरिका की और यूरोप की। बच्चे वहाँ पढ़े और लोग हैं पाकिस्तानी जो एरिज़ोना में जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं और जो खरीद रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़े हैं और सिविल सर्वेंट हैं कितने जिनकी वहाँ की शहरियत है। जब आपने उसको अपने सर पे सवार कर लिया, जब आप अपने पाँव पकड़, मैं वही रोज रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो बेगर भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। तो भाई वो तो आपको कह रहे हैं आप रडार पे ही नहीं है, अफगानिस्तान पे भी वो आपको ब्लैकमेल करते रहे। अच्छा, वो आप बोले आपका मुस्तकबिल चीन के साथ है, $300 बिलियन के मुआहदे 400 से उन्होंने 300 कर दिया उसको। अच्छा, 400 बिलियन से वो इसलिए कि भाई कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, कई पहलू देखने होते हैं। दुरुस्त। यहाँ आप एक कंफ्यूजन में है। ये जो बात कह दी गई जी, ये हम शाह महमूद साहब ने कहा कि हम फरीक नहीं होंगे किसी इलाकाई मुतनाज़े हाँ। क्या बात है? अच्छा, ये अमेरिका की तरफ जाते हैं भाग भाग के। देखिए ये जो खौफ होता है ना एक, और जो ऑब्सेशन होती है, ये जब ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का इंटरेक्शन इस तरह से होता है, फिर आमकाना फैसले होते हैं। अब अमेरिका की तरफ भाग भाग के क्यों जाते हैं? हमें हकीकी दोस्तों को पहचानना होगा हारून साहब। नहीं, हम जानते हैं ये कमजोर लोग हैं। ताकत एक नफसियाती चीज है, ये हमारी जो इशरफिया है ना, ये वहीं घुसती है जाके। जिस वो अमेरिकी सफीर का एक इंटरव्यू था, डॉन में छपा था कि भिखारियों की तरह जो हैं ये ताजर और अफसर और जनाब बड़े बड़े लीडर अपने बच्चों के लिए वीज़े मांगते हैं। मुझे एक आदमी याद है, जनाब हमीद गुल साहब से कहा उन्होंने,
आपके बच्चों को अमेरिका में पढ़ा देंगे। अच्छा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इसका। मतलब ये नहीं उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, ये देखेंगे, ये बात करेंगे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। यह जनरल काकड़ थे, अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे। कोई खुदा का खौफ करें, कोई अगर कौम से मोहब्बत नहीं है तो कम से कम कोई कॉमन सेंस ही होनी चाहिए। ये नहीं हो सकेगा। एक दिन अगर अली गिलानी और उनके साथियों ने उठ के कह दिया कि हमें बिट्रे किया जा रहा है, तो इसका नतीजा क्या? इमरान खान साहब खूब सोच समझ लें और बाकी लोग भी खूब। ठीक है, इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई? क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया? पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है। ना तो कश्मीर कभी जंग के बगैर हल होना है और ना फलस्तीन, ये तय कर लें आप। ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी पता है, ये पाकिस्तान के हर शख्स को पता है। बातचीत के प्लेटर पे रख के हमें जो कुछ दिया है वेस्ट ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारे दोस्त सऊदी अरब यूएई हैं, हमने कितने आराम से कश्मीर जो हड़प कर लेने दिया इंडिया को। डूब मरना चाहिए हमें कि हम एक इजलास नहीं बुला सके इस इशू के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉल नहीं दे सके एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये रवैये हैं जिसने आज मुसलमानों की ये हालत की है। इसराइल एक एक करके आप सबको खाएगा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कहना सिर्फ और सिर्फ ये है कि चाहे कश्मीर हो, चाहे पैलेस्टाइन हो, फिलिस्तीन हो, जिसको जो भी कहे, वो लड़ाई के बगैर, युद्ध के बगैर यहाँ पर सॉल्यूशन उसका नहीं आने वाला है। मतलब यहाँ पर जो भाई साहब बैठे ना, उनका कहना ये है। अब उनको कौन समझाए कि भाई उससे भी आपका सॉल्यूशन नहीं आने वाला। अब फिलिस्तीन तो आप भूल ही जाइए, आपके पास कश्मीर के लेने का चांस है, क्योंकि आपके पास मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट जो है वो कश्मीर को लेकर ही है। अगर मान लीजिए कि आपने हमला कर दिया तो क्या आपको लगता है कि अब बच जाएंगे? क्योंकि ये चीज़ आप 47, 65, 71 और कारगिल में कर चुके हो। क्या आपको कभी फायदा मिला? नहीं मिला। लेकिन अब गलती से भी अगर आपने गलती ये कर दी तो हो सकता है कि लाहौर आधा छीन जाए, लाहौर पूरा छीन जाए, कराची तक पहुंच जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, सिंधु देश अलग हो जाए, हो सकता है कई सारे टुकड़े पाकिस्तान के हो सकते हैं। और क्या कर लिया गाजा के अंदर, या फिर कहे कि पैलेस्टाइन ने युद्ध करके, क्योंकि 6 कंट्रीज ने इजराइल पर अटैक किया था, क्या कुछ फायदा मिला? नहीं मिला। इसी के साथ ही शुरू करता है। जिस तरह इसराइल अपनी ताकत के नशे में उन इलाकों पे कब्जा करता जा रहा है जिन पे 1950 से लोग आबाद हैं, ये दुनिया देख नहीं पा रही। इसलिए नहीं देख पा रही कि हम मुसलमान बहैसियत रियासत, बहैसियत लीडर हम कमजोर हैं, ना हम यूनाइटेड हैं। बात यह है हम अमली इकदाम क्या कर रहे हैं, स्वाय हम ट्विटर्स पे अपनी एक स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं, अपने फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं। क्या अभी तक OIC ने हंगामी इजलास बुला के कोई अमली इकदाम करने की तरफ तवज्जो दी? नहीं। क्यों? कि वेस्ट की तरफ से मुझे बता दें कि फलस्तीन के हक में आज तक कौन बोला है? सब के सब इसलिए कि वो सब गुलाम है। आप उनसे उम्मीद करेंगे? कल मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि दुनिया की सबसे ताकतवर यूनाइटेड स्टेट्स, उसका स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है? वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। बात यह है कि आपको ताकतवर होना पड़ेगा, बहैसियत मुसलमान आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अमली इक़दाम करने। अगर नेटो की फोर्स बन सकती है तो OIC की फोर्स क्यों नहीं बन सकती है? जो कुछ मैं समझ पाया हूं, मेरे ख्याल से हमें जंगमंग की बात छोड़ देनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं रशीद साहब, और यहाँ से ये मिलते हैं, ये जो हॉस्पिटल है उसके पास फूलों की दुकान है, वहाँ से गुलदस्ते लेने चाहिए और वफद बन के जाकर नेतन्याहू साहब की खिदमत में पेश करने चाहिए कि जो आपने किया बहुत आला किया और अल्लाह के फजल से इसको करते रहिए। जंग लड़ लें। अब आप मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज़। ना तो कश्मीर कभी जंग के बगैर हल होना है और ना फलस्तीन, ये तय कर लें आप। ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भी पता है, ये पाकिस्तान के हर शख्स को पता है। बातचीत के प्लेटर पे रख के हमें जो कुछ दिया है वेस्ट ने, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हमारे दोस्त सऊदी अरब यूएई हैं, हमने कितने आराम से कश्मीर जो हड़प कर लेने दिया इंडिया को, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं उनसे। हमने बातचीत करनी है, ऐसी बातचीत और ऐसी अप्रोच पर। एक बात, आप जंग चाहते हैं ना बाबा, ये जंग के अलावा मसले हल होने ही नहीं। आपने क्यों बनाया न्यूक्लियर प्रोग्राम? आपने क्यों इतनी बड़ी फौज रखी? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं आप? वो आप न्यूक्लियर, ओ यार यहाँ बैठ के हम दुनिया के मामे बन रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, इसीलिए मर रहे हैं। हम दुनिया के मामे बन रहे हैं। आप मुल्क के अंदर आजादी देते हैं ना बाहर बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात में बोला, आप मुझे बात करने दें, मेरा आर्गूमेंट है, मेरा अपना मौक़िफ़ है। आप जंग की बात कर रहे हैं। मैं एटमी जंग से भी ऊपर जाने के लिए तैयार हूं, अगर मुसलमानों की बचत हो सकती है तो। एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, इंडिया और चीन की जंग नहीं हुई?
क्या हुआ? इंडिया ने ले लिया अपना इलाका वापस के नहीं लिया? पूरी दुनिया उसके साथ थी कि नहीं? वो छोटी ताकत है, उसकी आबादी कम है, ताकतवर के साथ है, किसी कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा दिखाने पड़ेंगे बातचीत से। किसी मुसलमान मुल्क का, किसी मुसलमान कौम का कोई मसला वेस्ट हल करने नहीं जा रहा। ये मुझसे आप लिखवा लें, आप कमजोर हैं, उनके इत्तेहाद स्ट्रांग है। आप मुसलमानों का अगर एक इत्तेहाद बना के तो देखें वसाइल कहाँ हैं, कुव्वत कहाँ है, अफरादी कुव्वत कहाँ है, फौजें कहाँ हैं, असला कहाँ है। डूब मरना चाहिए हमें कि हम एक इजलास नहीं बुला सके इस इशू के ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल का कॉल नहीं दे सके एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये रवैये हैं जिसने आज मुसलमानों की ये हालत की है, और इन रवैयों को बरकरार रखने वाले लोगों से अल्लाह ताला इस मुल्क को पनाह दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ी मजे की बात है कि राहिल शरीफ साहब गालिबन उस फौज के सरबराह थे जो वहाँ की फ़ौज थी इन ममालिक। आमीन। हमारी फ़ौज भी बहुत बड़ी फ़ौज है और हम इस्लामी मुल्कों में से बड़ा अहम दर्जा रखते हैं। तो क्या वक्त नहीं आ गया कि हम संजीदगी के साथ सोचें कि हमें क्या करना है, और तुर्की के साथ मिल के क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकते हैं? अब देखें ना, फ्रांस जैसे मुल्क इजराइल के अंदर होने वाले जुर्म को जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को कुछ एक्टिविटी दिखानी चाहिए। क्या कुछ फ़ौजें मूव नहीं कर सकती पाकिस्तान से तुर्की, और तुर्की में जाके बैठ सकती हों? कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज वरना तो ये फ़लस्तीन का जो मसला है और जो वो ज़मीन है वो यहूदियों के पास चली जाएगी, वो वहाँ पे एक भी फ़लस्तीनी को नहीं रहने देंगे। जी अंजम, देखो, ये जंग की बात करना तो मैं समझता हूँ जहालत की बात करना है, पाकिस्तान दुश्मनी है। आपकी क्या हैसियत है कि आप कितने छोटे लोग हैं, कितने पसमानदा लोग हैं, और आपने इस मुल्क को कितना गलीज बन कर दिया है कि आप कत्ल करते हैं, आप आग लगाते हैं, और फिर आग लगाई, कत्ल किया, जिंदा जलाया लोगों को, लेकिन आपका फौजदारी निज़ाम, आपका अदालती निज़ाम वो भी नंगा हो गया कि नाकारा लोग हैं, ना किसी को सज़ा देते हैं, ना किसी का मुआवजा करते हैं। और आप कहते हैं कि दुनिया हम पे FATF पे एतराज़ात करती है, ये करती है। दुनिया के सामने आपको छोटा बना दिया गया, बल्कि आप अंदर से छोटे थे, आप छोटे नजर आने लगे। और अगर मुसलमान मुल्क इस वक्त फैसला करते हैं कि वो इसराइल को सबक सिखाएं, तो आपको खतरा कहां से है? एक तो अमेरिका से है और एक खतरा आपको यूरोपीय यूनियन से है। लेकिन अगर आप चाइना और रशिया को कन्विंस करें तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन सुलह करवाने के लिए तो बीच में आएंगे, जंग के लिए नहीं आएंगे। जहां तक बात है भारत की कि वो इसराइल का साथ देगा या नहीं देगा, भारत कभी अरब मुल्कों के खिलाफ जाकर इसराइल का साथ नहीं देगा। भारतीय लाखों की तादाद में अरब ममालिक में नौकरी करते हैं। आपको सिर्फ चंद मुल्कों को मनाना है, पहले आपस में एका करना है। OIC मिल बैठे, मुसलमान वैसे मिल बैठे, पहले आपस में बैठ के फैसला करें और इसराइल को वार्न करें कि हम आपको इतना वक्त दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप तैयार हो जाइए, हमें आपके साथ लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद बड़े मुल्कों को कायल करें, जिनके अंदर रशिया मौजूद है, जिनके अंदर चाइना मौजूद है, जिसके अंदर दीगर बहुत सारे मुल्क मौजूद हैं, और उनको कायल किया जा सकता है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सारी करारदादें इसराइल के खिलाफ है। दुनिया भर के ममालिक और यूरोपीय यूनियन खुद हमेशा इसराइल को ही मौर्ज़े इल्ज़ाम ठहराता है, हमेशा उसी के बारे में कहते हैं वो गलत कर रहा है, गासिब है, जाबिर है। लिहाजा हमारा केस बड़ा मजबूत है। अगर मुसलमान मौके से फ़ायदा उठाएं तो हमास तो खड़ा हो गया, हिजबुल्लाह भी खड़ा होने वाला है, ईरान साथ दे रहा है, तुर्की आगे बढ़ा है, सिर्फ अरबों का इंतज़ार है। अगर अरब इस वक्त गैरत कर लें तो ये मसला हल हो सकता है, वरना इसराइल एक एक करके आप सबको खा। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा, ये थे पाकिस्तान के अंदर जो हल्ला बोल चल रहा है। एक तो UK ने पाकिस्तानी विमानों के ऊपर रोक लगा दी, साथ ही साथ हमारे भारत का बहुत ज़्यादा तारीफ भी हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, और साथ ही साथ कई सारे मसला को सुलझाने पर भी बातचीत चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। और वहाँ की जो अभी वर्तमान में सरकार है उसकी भी खिलाफ चल रहा है कि वो आवाज़ नहीं उठाते और एकदम से बौका बना हुआ है। और कश्मीर का मसला हो, फ़िलिस्तीन का मसला हो, और पाकिस्तान के अंदर जो गरीबी है, पाकिस्तान के अंदर जो अभी इस वक्त जो स्थिति है, उस स्थिति को बेहतर स्थिति में लाने के लिए जो बातचीत चल रहा है, उसको लेकर के कुछ लोग ये मशवरा दे रहे हैं, कुछ लोग ये राय दे रहे हैं कि पाकिस्तान को जो चाहिए कि लड़ाई करें, पाकिस्तान को चाहिए कि आगे बढ़ें। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें दोस्ती बढ़ानी चाहिए, हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, हमें जो है दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि लड़ाई से। और बता रहे हैं कि ये फ़िलिस्तीन का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, कभी भी जंग, कभी भी लड़ाई से हासिल नहीं हो सकता। मेरा भी यही कहना है कि कभी भी फ़िलिस्तीन का मसला हो या किसी भी जगह का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का ही मसला क्यों ना हो, चाहे वो अलग अलग मुल्कों का ही मसला क्यों ना, वो कभी भी लड़ाई से
नहीं हासिल हो सकता है। वो कभी भी लड़ाई से उस मसला को हासिल नहीं किया जा सकता है, उस मसला को नहीं सुलझाया जा सकता है। अपना मकसद कभी भी लड़ाई से हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर हासिल किया जा सकता है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ भाईचारगी, दोस्ती और दिमाग से, एक अक्लमंदी के साथ जो है इस काम को करना होगा, तभी जाकर के पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा, वरना कभी भी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी हमारे भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है और इससे पहले भी अच्छी थी और इस वक्त भी अच्छी है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी ही रहेंगी हमारे भारत की स्थिति। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को ख्याल रखिए।